नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एबीसी स्टडी शो पर स्वागत है। इस सीरीज में साथियों हम एलटी ग्रेड जो कि संभावित है एसएसटी का पेपर है 17 जनवरी को, उसके लिए, और जीआईसी प्रवक्ता जो कि मार्च अप्रैल में होगा उसके लिए, और टीआरई जो बिहार में टीआरई 4 का एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए जीएस पोर्शन को हम देख रहे हैं। एलटी में 30 नंबर का और जीआईसी प्रवक्ता में 40 नंबर का और टीआरई में जो है कि 40 नंबर के जीएस के सवाल आते हैं। तो वहाँ पे ये हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होगा, ये जो प्रश्न हम करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सबके सामने पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज के पास युद्ध हुआ? हुमायूं एवं सुल्तान मोहम्मद नुहानी, शेरशाह एवं हुमायूं, शेरशाह एवं मिर्जा कामरान, मोहम्मद शाह एवं हुमायूं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, शेरशाह एवं हुमायूं। देखिए 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी। इसी युद्ध के बाद हुमायूं को निर्वासित होना पड़ा था। अब अगला सवाल है कि निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह। तो इसका सही जवाब साथियों शेरशाह सूरी। देखिए शेरशाह सूरी ने जौनपुर में औपचारिक शिक्षा प्राप्त किया था, जो उस समय उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। अब अगला सवाल है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई आगरा में, कालिंजर में, रोहतास में, सासाराम में। तो शेरशाह की मृत्यु साथियों सासाराम कालिंजर में हुई थी। शेरशाह सूरी की मृत्यु देख लीजिए। कालिंजर विजय 1545 ईस्वी के दौरान जब शेरशाह के सैनिक उक्का मतलब गोले फेंकने में व्यस्त थे तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकराकर वहां गिरा, जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे, जिससे गोलों में आग लग गई और वे फट फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे। शेरशाह वहां से अधजला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग जीत लिया गया, किंतु यही जीत शेरशाह के लिए अंतिम हो गई और 22 मई 1545 ईस्वी को उसका कालिंजर में ही जो है कि देहांत हो गया। कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था और उस समय वहाँ के राजा कौन थे? कीरत सिंह थे। अगला सवाल है कि शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? मालवा, मेवाड़, बुंदेलखंड, मारवाड़। तो इसका सही जवाब है साथियों मारवाड़। देखिए शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा मारवाड़ से संबंधित थे। ये मारवाड़ के शासक मालदेव के सरदार थे। शेरशाह ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, दिल्ली, कालिंजर, सोमनाथ। तो इसका सही जवाब साथियों सासाराम। देखिए शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच में ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय मुसलमानी निर्माण कला का चमत्कार है तथा हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुकलात्मक विचारों का आनंदजनक सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए है कि अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह, अकबर। तो इसका सही जवाब है कृषकों की सहायता के लिए। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन सी शेरशाह। व्याख्या देख लीजिए। देखिए कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे जिनमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। चलिए अब अकबर से संबंधित सवाल कर लेते हैं, फिर उसके बाद सबसे संबंधित सवाल करके फिर सबसे संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको एक ही बार में हम आप सबको सुनाएंगे पढ़ के। देखिए अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, महजर पर हस्ताक्षर, दीन इलाही की स्थापना। तो इनका जो है कि क्रम के हिसाब से लगाना साथियों कि इनमें से कौन सबसे पहले है, उसके बाद कौन सा है, फिर कौन सा है। तो इसमें जो है सबसे पहले जो घटना होती है वो होती है जजिया की समाप्ति करता है वो। उसके बाद जो है कि इबादत खाना का निर्माण करता है, फिर मजहर पर हस्ताक्षर करता है, फिर दीन इलाही की स्थापना करता है। तो इस तरह से 1 2 3 4 इसका जो है कि सही क्रम दिया हुआ है। देखिए व्याख्या में अकबर ने जजिया कर की समाप्ति जो है कि 1564 ईस्वी में किया था। तो
पहला इसमें यही है कि जजिया की समाप्ति 1564 में। उसने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में महजरनामा की घोषणा की। तो 1579 ईस्वी में महजरनामा, 1575 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण और 1564 ईस्वी में जजिया की समाप्ति, ये तीन हो गए। इसके अलावा जो है कि यह महजरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही, जिसको दीन ए इलाही कह सकते हैं, तो उसकी स्थापना की थी। तो 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही, 1579 ईस्वी में महजरनामा की घोषणा की और 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना और 1564 ईस्वी में जजिया की समाप्ति। तो ये जो है कि अकबर के प्रमुख कामों का जो है कि क्रम है। उसके बाद है साथियों कि अकबर की लोकप्रियता के कारण थे मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था या सामाजिक सुधार। तो पूछ रहा है कि इनमें से अकबर की लोकप्रियता के क्या कारण थे। पूछ रहा है, विकल्प दिया है कि केवल ए और बी सही है, मतलब मनसबदारी प्रथा या धार्मिक प्रथा केवल थी, या केवल मनसबदारी धार्मिक नीति, या जो है कि भू राजस्व व्यवस्था, या सभी सही हैं। तो इसमें से जो है कि अकबर की प्रसिद्धि का सभी चीज़ें जो है कि कारण है, इस वजह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मतलब सभी चीज़ें अकबर को प्रसिद्ध बनाई। व्याख्या देख लीजिए। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा और 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारणों में सभी चारों बिंदुओं को जो है कि सम्मिलित किया जा सकता है। अगला सवाल साथियों कि अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी, जमींदारी और सामंतवादी या आईन ए दहसाला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों मनसबदारी व्यवस्था। देखिए, साम्राज्य के विस्तार एवं शांति व्यवस्था के लिए सुसंगठित सेना का होना अत्यंत आवश्यक था। इस दृष्टि से अकबर ने अपनी सैन्य व्यवस्था की अनेक त्रुटियों में सुधार किया। उसने 1573 से 1574 ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया, जिससे सेनापति अपने घोड़े न बदल सकें अथवा एक घोड़े को दो बार न प्रस्तुत कर सकें। इसके पश्चात 1574 से 1575 ईस्वी में 1574-75 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी या पद है तथा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी पद प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। तो साथियों ये भी सवाल बनता है कि अकबर के मनसबदारी प्रथा जो थी वो किस पर आधारित थी, किस व्यवस्था पर, तो वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अगला सवाल है कि टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। सैन्य अभियान, भू राजस्व, हरास परिहास, चित्रकला। तो इसका सही जवाब है भू राजस्व। देख लीजिए, राजा टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष मतलब 1580 ईस्वी में आईन दहसाला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगलकालीन व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था, इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। उस समय टोडरमल दीवान जो है कि वित्त मंत्री था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। अगला सवाल है कि किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा। अबुल फजल विकल्प दिया है अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, निजामुद्दीन। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है साथियों इनमें से कोई नहीं। देखिए व्याख्या क्या दिया है।
अकबर द्वारा प्रवर्तित दीन ए इलाही कोई धर्म नहीं था, अपितु एक विचार पद्धति थी जिसके नियम सर्वधर्म समभाव पर आधारित थे। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फ़ानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मजाहिब में पहली बार दीन ए इलाही का एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया। तो किसने? जहांगीर के समकालीन मोहसिन फ़ानी। अगर मोहसिन फ़ानी विकल्प में रहता तब जो है कि सही माना जाता। चलिए अब अगला सवाल है कि अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है। देख लीजिए, अकबर का मकबरा सिकंदराबाद नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा था। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी, किंतु जहांगीर ने 1613 ईस्वी में इसे पूर्ण करवाया था। इस मकबरे में 5 मंजिलें हैं। इसकी प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिलों के आकार में छोटी होती गई हैं। इस मकबरे की विशेषता इसका गुंबद विहीन होना है। तो अकबर के मकबरे की विशेषता क्या है? इसका गुंबद विहीन होना। चलिए अब औरंगजेब से संबंधित सवाल कर लेते हैं साथियों। देखिए, पहला सवाल है कि अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? गंगाधर, ईश्वरदास नागर, महेश, देवी मिश्र। तो इसका सही जवाब साथियों ईश्वर नागर। देखिए, अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए औरंगजेब ने ईश्वरदास नागर को चुना, जिसे फुतुहात ए आलमगीरी की रचना की थी। तो ईश्वरदास नागर ने किसकी रचना की थी? फुतुहात ए आलमगीरी की। अब अगला सवाल है आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका सही जवाब साथियों औरंगजेब का। व्याख्या देख लीजिए, मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। उसका पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 21 जुलाई 1658 ईस्वी को हुआ था और दूसरा राज्याभिषेक 5 जून 1659 को हुआ। अब्दुल फजर मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर वह मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ था। अब देखिए, इसका जो अगला सवाल है औरंगजेब से संबंधित वो है कि औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देवराय की लड़ाई, बनारस के पास सूजा की पराजय, सामूगढ़ की लड़ाई या धर्मत में विजय। तो इनका जो हमको क्रम लगाना है, तो पहले आप जान जाइए कौन सी घटना कब हुई थी, तो ऑटोमेटिक आप खुद ही लगा लेंगे। देखिए, बनारस में शाह सूजा की पराजय जो हुई थी, ये वाली घटना ये हुई थी फरवरी 1658 को। कब हुई थी? फरवरी 1658 को। उसके बाद धर्मत में जो विजय हुआ था, धर्मत में विजय 15 अप्रैल 1658 को। फिर सामूगढ़ की लड़ाई जो हुई थी वो 29 मई 1658 ईस्वी को। और देवराय की जो लड़ाई हुई थी वो 1659 ईस्वी में। तो देवराय की लड़ाई इसमें सबसे अंत में है। उसके बाद उससे पहले है 29 मई 1658 को जो ये सामूगढ़ की लड़ाई जीता था, तो लड़ाई किया था। तो देवराय की लड़ाई के पहले सामूगढ़ की लड़ाई, मतलब लास्ट में नंबर 1 है, उसके बाद फिर 3 देख लीजिए। तो 1 के पहले 3, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी जो है कि सही हो जाएगा। देखिए, व्याख्या में भी दिया है, बनारस के पास सूजा की पराजय फरवरी 1658, धर्मत में विजय 15 अप्रैल 1658 और सामूगढ़ की लड़ाई 29 मई 1658 और देवराय की लड़ाई 1658 ईस्वी। इस तरह से ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, अभी तक जो आपने देखा कि औरंगजेब से संबंधित घटनाओं का क्रम पूछा है और अकबर से। तो जब कभी भी आप अपनी रिवीजन को करिए या अपना पढ़ाई करिए, तो इन 2 शासकों की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जो महत्वपूर्ण इनके समय के चर्चित युद्ध वगैरह हैं, या इन्होंने जो कुछ नीतियां बनाई हैं, उनका क्रम जरूर आप याद कर लीजिएगा, क्रोनोलॉजी लगाने को दे सकता है। अब अगला सवाल है कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वे थे अहमदनगर एवं बीजापुर, बीजापुर एवं गोलकुंडा एवं अहमदनगर। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है बीजापुर एवं गोलकुंडा। देख लीजिए, और इसकी ये दोनों विजय काफ़ी चर्चित विजय थी। जब औरंगजेब की दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया तो उसने गोलकुंडा एवं बीजापुर के विरुद्ध आक्रमण नीति अपनाई थी। संभवतः उसने इन दोनों राज्यों को विध्वंस भी कर दिया होता, किंतु दारा सिकोह के परामर्श पर शाहजहां द्वारा भेजे आदेश के अनुसार 1656 ईस्वी में गोलकुंडा एवं 1657 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध उसे युद्ध स्थगित कर संधि करनी पड़ी थी। बादशाह बनने के बाद उसने अपनी इस अधूरी योजना को पूरा किया और गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में एवं बीजापुर को 1686 ईस्वी पर इसने जो है कि अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो इनमें भी जब क्रम पूछे तो पहले गोलकुंडा को 1687 ईस्वी, फिर बीजापुर को जो है कि 1686 ईस्वी में
पर ये क्या किया, अपना आधिपत्य स्थापित किया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला था जिस तरह अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था, मतलब उतना ही इसका लिए इम्पोर्टेंस था। अब अगला सवाल है कि 5वां सवाल है, 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह, सिकंदर आदिल शाह, अली आदिल शाह द्वितीय, या जो है कि शाइस्ता खां। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन ए। देखिए इसका सही है। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, इसको याद रखिएगा। अब अगला सवाल है कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो इसके समय में जो है कि किसके समय में पूछ रहा है कि हिंदू सेनापति सर्वाधिक उसकी सेना में थे? तो मुगल सेना में जो है कि औरंगजेब के समय में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। ये कितना विरोधाभास है, देखिए इसको मुस्लिमों का बहुत बड़ा कट्टर वो माना जाता है और हिंदुओं का विरोधी, लेकिन इसी के समय में जो है कि इसी के सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू भी थे। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। उसके काल के उत्तराधिकार में कुल सेनापतियों में 31.6% हिंदू थे, जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। और अकबर के काल में यह अनुपात 22.5% तथा शाहजहां के समय में 22.4। अमूमन लोग अकबर मारेंगे, लेकिन इसका सही जवाब क्या है? औरंगजेब है। तो प्रश्न इतने ही थे साथियों। अब चलिए सभी शासकों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा में हमारे आपको पूछा जा सकता है उसको हम जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं। देखिए हुमायूं और शेरशाह से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनमें पहला है कि हुमायूं कामरान अस्करी एवं हिंदाल बाबर के 4 पुत्र थे, जिसमें हुमायूं सबसे बड़ा था। वह 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ था। हुमायूं की माँ जो थी वो थी माहम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी। और हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था और 1531 ईस्वी में हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण किया। उसने 1532 ईस्वी में रायसीना के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। हुमायूं द्वारा लड़े गए जो 4 प्रमुख युद्ध थे उनका क्रम पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। देवरा या चौराहा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद। ये 4 युद्ध जो है कि हुमायूं से संबंधित हैं। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने गोमती नदी के तट पर स्थित दौरा मतलब देवरा जिसको कहते हैं नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया था। देवरा की लड़ाई वह अफगानों से लड़ा था। और 26 जून 1539 ईस्वी को कुछ स्रोतों के अनुसार 25 जून 1539 मिलता है। इस दौरान वह चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था। चौसा युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। तो ये भी पूछा जाता है कि चौसा की लड़ाई में हुमायूं की जान किसने बचाई थी? तो निजाम नामक एक भिश्ती था जिसने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की विजय से शेर खां मतलब शेरशाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। हुमायूं को जब वह हरा देता है तो शेरशाह सूरी की प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि होती है। शेर खां ने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा था। देखिए 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को जो है कि शेरशाह से पराजित होना पड़ा था। और 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद के युद्ध में विजय ने हुमायूं की एक बार पुनः उसका खोया राज्य जो है कि वापस ला दिया। मतलब सरहिंद के युद्ध में हुमायूं जीत जाता है तो जिससे पुनः उसका जो है कि खोया हुआ राज्य वापस मिल जाता है। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने अपनी शिक्षा जौनपुर से जो है कि प्राप्त की थी और जौनपुर सिराजे हिंद के नाम से प्रसिद्ध था। शेरशाह ने बंगाल को सरकारों मतलब जिलों में बांट दिया था। और अमीन ए बंगाल अथवा अमीर ए बंगाल नामक असैनिक अधिकारी को सिकदारों की देखभाल के लिए नियुक्त किया। सर्वप्रथम काजी
फजीलात नामक व्यक्ति को अमीन ए बंगाल पद पर नियुक्त किया गया। शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया और शेरशाह ने शुद्ध चांदी का रुपया जो कि 178 ग्रेन का था और तांबे का दाम जो कि 380 ग्रेन का था चलाया। तो चांदी का रुपया जो चलाया है वह 178 ग्रेन का था और तांबे का दाम जो कि 380 ग्रेन का था। शेरशाह के समय में 23 टकसालें होने का उल्लेख प्राप्त होता है और हाजी बेगम ने अपनी पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1565 से 72 ईस्वी में करवाया था। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है, दीन पनाह नाम से जो कि जाना जाता है। हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास थे। हुमायूं के मकबरे का वो कौन था वास्तुकार? मीरक मिर्जा गियास था। और हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। 22 मई 1545 को कालिंजर में ही शेरशाह की मृत्यु हो गई और कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। 22 मई 1545 को कालिंजर में शेरशाह की मृत्यु होगी। कालिंजर का अभियान ही शेरशाह का अंतिम अभियान था। शेरशाह सूरी ने मारवाड़ की युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच में ऊंचे चबूतरे पर बना है। किला एक कुहना नामक मस्जिद शेरशाह द्वारा जो है कि बनवाया गया था। कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा पट्टे को स्वीकार करते थे। कामरान और राव जैतसी के मध्य हुए युद्ध में राव जैतसी ने कामरान को पराजित किया था। वर्तमान बिहार राज्य के रोहतास जिले में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? रोहतास जिले में स्थित है और रोहतास जिले में शेरशाह सूरी का मकबरा अवस्थित है। और सड़क ए आजम को ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। हाँ, प्राचीन काल में सड़क ए आजम को उत्तरापथ कहा जाता था। सड़क ए आजम का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। सड़क ए आजम सोनार गांव जो कि बांग्लादेश से उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में लाहौर तक जाती थी। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र इस्लाम शाह था। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? उसका छोटा पुत्र इस्लाम शाह जो कि जलाल खां जिसको जाना जाता था जलाल खां नाम से, वो था। आगे अब देखिए अकबर से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम लोग देख लेते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। तो अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में। कहाँ पर? अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब में गुरुदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान पर अकबर को बादशाह घोषित किया गया। तो अकबर को बादशाह घोषित कब किया गया? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। कहाँ पर? पंजाब में गुरुदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान पर। शाह अब्दुल माली ने अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। अकबर ने बैरम खां को अपना वजीर नियुक्त किया था। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था। अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाता था। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ, ये भी पूछा जाता है तो वो है अजमेर में, और वहाँ पर जो है कि प्रायः अकबर उनके दर्शन के लिए जाता था। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा और 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया। तो ये इसके प्रारंभिक कार्य हैं। 1562 ईस्वी में इसने दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर और 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत अकबर ने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का भी प्रयत्न किया और अकबर ने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो। दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण के अल्पवयस्क होने के दौरान गोंडवाना की संरक्षिका के रूप में कार्य किया। अकबर के आक्रमण 1564 ईस्वी के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर दुर्गावती ने आत्महत्या कर ली थी। हल्दी घाटी का युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। तो हल्दी घाटी का युद्ध भी आप लोग याद रख लीजिएगा कब हुआ था। मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि
की थी। अकबर ने हिंदू मुस्लिम समुदायों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। चलिए अब आगे है कि अकबर प्रशा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता है। ये पूछा भी जाता है कि ये समकालीन था या नहीं, तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के यह समकालीन था। और अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख था। तो सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था अकबर के समय? मीर बख्शी था। अकबर ने 1573-74 में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया। 1574 से 75 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया। मनसब शब्द का अर्थ क्या था? श्रेणी या पद है। और मनसब का अर्थ, पहली बात तो ये भी याद होना चाहिए कि मनसबदारी प्रथा को उसने कब शुरू किया? तो 1574-75 में, जिसका आधार क्या था? सैनिक संगठन था। और मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी या पद है। मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर के शासनकाल के 9वें वर्ष से लेकर के 30वें वर्ष तक दीवान पद मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल एवं ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों आता जाता रहा। और दीवान आर्थिक मामलों एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया जो कि मंगोलिया से ली गई थी। तो मुगल मनसब प्रणाली कहाँ से प्रेरित थी? मंगोलिया से, जो मध्य एशिया में अवस्थित है। मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने शासनकाल के 19वें वर्ष में प्रारंभ किया था। तो मनसबदारी व्यवस्था वो कब किया था? अपने शासनकाल के 19वें वर्ष में, 1574-75 ईस्वी में। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ। तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए कौन सी प्रणाली का प्रचलन हुआ? जाप्ती प्रणाली का। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष 1580 ईस्वी में आइन ए दहसाला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली को शुरू किया। अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था की दहसाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अकबर ने आगरा से लगभग 37 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में एक राजमहल सह किले का निर्माण करवाया। अकबर ने गुजरात विजय 1572-73 ईस्वी में की थी। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की थी। तो दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही बहुत पूछा जाता है। तो ये 1582 ईस्वी में अकबर ने इसकी स्थापना की थी। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? अबुल फजल था। चलिए अब अगला सवाल है। अगले जो तथ्य हैं वो ये हैं कि हिंदुओं में केवल बीरबल महेश दास ने दीन ए इलाही स्वीकार किया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मकबरा 5 मंजिला है। अकबर के मकबरे की प्रमुख विशेषता इसका गुंबद विहीन होना है। अकबर ने अपने राजकवि फौजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम समकालीन भारतीय राजा अकबर था। देखिए हमने बताया भी था। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की थी। और 1578 ईस्वी में अकबर ने धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में महजरनामा की घोषणा की। तो महजरनामा वो किस लिए बनाया था कि घोषणा किस लिए किया था? समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए। कब? 1579 ईस्वी में। चलिए अब औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। देखिए मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ। तो शाहजहां का उत्तराधिकारी था ये औरंगजेब। और मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक जो हुआ था वह दिल्ली में हुआ था, 21 जुलाई 1658 ईस्वी को हुआ था। और औरंगजेब का दूसरा जो राज्याभिषेक था वो भी दिल्ली में ही हुआ था और 5 जून
1659 ईस्वी में, पहला 58 में, दूसरा 59 ईस्वी में। और अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर औरंगजेब मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ। धर्मत नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य युद्ध हुआ था। तो 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को किसके, दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य जो है कि युद्ध हुआ था, दोनों भाई थे। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं एवं दारा सिकोह के मध्य हुआ था, सामूगढ़ का युद्ध। तो ये युद्धों का क्रम पूछा जाता है साथियों। तो धर्मत का युद्ध 1658 और सामूगढ़ का युद्ध ये भी 1658 में हुआ था, लेकिन देखिए महीने का अंतर है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। धर्मत का युद्ध जो है वो 15 अप्रैल 1658 को हुआ था और सामूगढ़ का युद्ध जो है ये 29 मई 1658 ईस्वी को औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं और दारा सिकोह के मध्य हुआ था। और वो जो हुआ था धर्मत वाला युद्ध वह औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हुआ था। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब से पराजित होकर दारा सिकोह के पुत्र शाहजादे सुलेमान सिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ली थी। और 1665 ईस्वी के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी। जयसिंह कछवाहा शासक थे जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। पुरंदर की संधि जून 1665 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि कब हुई थी? जून 1665 ईस्वी में। औरंगजेब के पुत्र मुहम्मद अकबर ने 1681 ईस्वी में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। औरंगजेब के समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुगल बादशाह तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में मानते थे। तो औरंगजेब के समकालीन उसे क्या कहते थे? शाही दरवेश। और मुसलमान उसे क्या कहते थे? तो जिंदा पीर। तो ये पूछा जाता है कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर के नाम से भी संबोधित किया जाता था, तो वह था औरंगजेब। बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने बीजापुर जो कि 1686 ईस्वी में, गोलकुंडा में 1687 ईस्वी में आधिपत्य स्थापित किया। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे और जजिया कर जो है कि औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनर्जीवित कर दिया था। और देखिए ये औरंगजेब जब गोलकुंडा किले को जीता था तो उस समय शासक प्रश्न में बना था, तो उस समय शासक कौन थे? अबुल हसन कुतुब शाह। तो जजिया कर को औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनर्जीवित कर दिया था। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, तुलादान तथा झरोखा दर्शन बंद कर दिया। क्या क्या चीज़ें बंद किया इसने? कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना और तुलादान तथा झरोखा दर्शन ये क्या किया? बंद कर दिया। और औरंगजेब ने वेश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ने का आदेश दिया। औरंगजेब ने दरबार में बसंत, होली, दिवाली आदि त्यौहार मनाने बंद कर दिए। और औरंगजेब ने औरंगाबाद, वर्तमान नाम जो है कि छत्रपति संभाजी नगर है, में अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण करवाया था। ऐसी मान्यता है कि रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र आजम शाह के निर्देश से संपन्न हुआ। रबिया उद दौरानी के मकबरे को बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। रबिया उद दौरानी के मकबरे की स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी। रबिया उद दौरानी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। तो दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। मेहरुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी, जहां आरा रोशन आरा तथा गौहर आरा औरंगजेब की बहन तथा शाहजहां की पुत्रियां थीं। औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक भी था। हरियाणा गजेटियर के अनुसार 1672 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह हुआ था। सतनामी विद्रोह 1672 ईस्वी में किसके अनुसार? हरियाणा गजेटियर के अनुसार। औरंगजेब ने शाहजादा शाह आलम को गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। छत्रसाल का विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। हाँ, अब देखिए औरंगजेब के समय में 1680 ईस्वी में बुंदेला सरदार चंपत राय ने विद्रोह कर दिया था। पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी को मुगल आधिपत्य को स्वीकार करना पड़ा तथा अपने 23 किले भी
मुगलों को सौंपने पड़े। शिवाजी की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को 1659 ईस्वी में दक्षिण का सूबेदार बनाकर के भेजा और बीजापुर जो कि 1686 ईस्वी में तथा गोलकुंडा 1687 ईस्वी में विजय के बाद मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य औरंगजेब का था। औरंगजेब ने गुरुवार जुमेरात की रात को पीरों की मजार एवं अन्य कब्रों पर दिए जलाने की प्रथा को क्या किया, बंद कर दिया। औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। औरंगजेब के पुत्र मुहम्मद अकबर ने 1681 ईस्वी में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति कमजोर कर दी थी और 1607 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम शाह आलम प्रथम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अब जो आगे का वीडियो होगा वो मुगलकालीन स्थापत्य कला से संबंधित होगा, फिर उसके बाद आधुनिक भारत से संबंधित जो है कि सवाल होंगे। तो ऐसे ये श्रृंखला चलती रहेगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।